नमस्कार दोस्तों, आज के आधुनिक भारत के इतिहास के इस क्लास में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है, मैं पिछली क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? जनजातीय विद्रोह देख रहे थे। ठीक है, जनजातीय विद्रोह के विभिन्न पहलू जो भी होते हैं, बनते हैं, हमने देखा। जैसे इसके उदय के कारण जनजातियों के, ठीक है, इसका स्वरूप क्या है, महत्व क्या है, हम इस बिंदु पर बात कर चुके हैं। ठीक है, अभी फिर भी इसमें कुछ पहलू बचा हुआ है जिसपे हम थोड़ा सा चर्चा आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन हम लोग, या विद्रोह, जो भी कह लीजिए, विद्रोह पार्ट 2 आज हम देख रहे हैं। ये बहुत छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, इसको भी आप देख लीजिए। जनजातीय विद्रोह पार्ट 2। ठीक है, हम इसमें तो इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू बचा हुआ है कि जनजातीय विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे। देखिए, आप इस बात को समझिए कि आखिर में जनजाति विद्रोह जो हुआ था उसके स्वरूप को देखे थे, उसके उत्पत्ति होने के कारण को देखा गया था। ठीक है, अब हम इसके असफलता में देखते हैं कि ऐसा क्या क्या कारण थे जो जिस उद्देश्य को लेकर चले थे, क्या उस उद्देश्य को पाए थे और कैसे असफल रहे थे। ठीक है, इसको हम देखते हैं। देखिए, आदिवासियों ने इस विद्रोह को पूर्व योजना नहीं बनाई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, विद्रोह का क्या होता है, एक प्लानिंग होनी चाहिए। विद्रोह भी संगठित रूप से चलाना हो तो प्लानिंग होनी चाहिए, एक मिनिमम, एक इसका एम होना चाहिए, एक इसका उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, और प्लानिंग का 2 पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर ए असफल हो गया तो बी काम करेगा। ये पहले से रिहर्सल्स होना चाहिए, ये पहले से रिहर्स्ड होना चाहिए, पहले से लोगों के बीच में, अपने संगठनकर्ता, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात का इंफॉर्मेशन फैलाना हुआ चाहिए कि ये अगर ए प्लान फेल होता है तो हम बी पर काम करेंगे, हम इस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। तब जाकर वो जो है सफलता प्राप्त करती है कोई भी आंदोलन या संगठन। तो यहां पर इस प्रकार का कोई भी कॉन्सेप्ट हमें दिखाई नहीं देती है। पूर्व योजना नहीं बनाई गई थी, अटरेंडमली चालू हो जाता था। गांव के लोगों को जुटा लिए, अगल बगल के 150 गांव के जनजाति इकट्ठा हो गए। इस पर निर्णय ले लिया गया कि हमें विद्रोह करना है, अंग्रेजों को मार भगाना है, जमींदारों और साहूकारों को मार भगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आंदोलन चल रहा था। कोई विशेष प्रकार के इसमें संगठन और उसका योजना नहीं था। ठीक है, ये था न समस्त प्रजाति के लोगों का इसमें सहयोग लिया जा सका और ना ही इसका उद्देश्य जो क्या है वो क्लियर नहीं था, जिसकी प्राप्ति के लिए अपने इसको संगठित कर पाए। ठीक, जो इसमें क्या होनी चाहिए थी कि अगर ये प्लान होता, ये ऑर्गेनाइज होता तो एक नहीं कई जनजाति, पूरा समुदाय के लोग वहां शामिल होते जो उस एरिया में रह रहे थे। तो वैसे लोग नहीं इसमें शामिल हुए। एक सबसे बड़ी कमी, एक जनजाति विशेष का मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, ऐसे विद्रोह होता था। तो एक जनजाति तो मुट्ठी भर लोग ही हैं, मतलब आपस में ही कह सकते हैं कि ये लोग बटे हुए थे, जनजाति समाज के, समुदाय के लोग। तो ये इंपॉर्टेंट एक बातें थी। दूसरी चीज कि इनका उद्देश्य क्या था ये भी क्लियर नहीं था, कि किसके लिए स्पष्ट ज्ञान नहीं था। देखिए, उद्देश्य क्लियर हो, स्पष्ट उसका ज्ञान हो तो क्या होता है कि एम पर क्या होता है ना, कि जब एम क्लियर हो तो आदमी अपने आप को ऑर्गेनाइज करके आगे बढ़ता है, आदमी अपने आप को उत्साहित करता है कि हमें इस एम को पाना है। ठीक, इस प्रकार का कोई भी यहां पर अवधारणा हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो इस प्रकार का स्पष्ट ज्ञान नहीं था, जिसके लिए विभिन्न विद्रोहियों के द्वारा अपने आप को संगठित किया जा सके। तो असफलता का सबसे बड़ा रीजन यही था।
अस्पष्ट उद्देश्य का होना, पूर्व नियोजित कार्यक्रमों का न होना, ठीक है, और जन समुदाय को इकट्ठा करने का प्रयास नहीं करना। ये महत्वपूर्ण बातें यहां से निकलकर आती हैं। ठीक, नेतृत्व, आदिवासियों को योग्य नेतृत्व नहीं मिल पाया। सबसे बड़ी बात कि कोई भी आंदोलन आप चलाते हैं, कोई भी संगठन जब आप करते हैं तो क्या होता है, एक नेतृत्व करता चाहिए, नेतृत्व करता चाहिए, और वो काफी योग्य हो, जो परिस्थिति को भांप ले, परिस्थिति को समझे और जनता को ऑर्गेनाइज करके आगे बढ़ाए। वैसा यहां पर नहीं था। कुछ लोग थे जिसको आप कह सकते हैं कि बढ़िया लीडर थे, लेकिन जिस प्रकार से समय का डिमांड था, जिस प्रकार से सामने वाला कनिंग था, जिस प्रकार से सामने वाला चतुर था, उस दाव पेच को समझते हुए अपने नेतृत्व को आगे चलाने वाला कुछ कम लोग थे। हालांकि अगर सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, गोविंद तेजावत जैसे लोगों को देखा जाए तो इन लोगों में नेतृत्व क्षमता थी और किए भी, लेकिन जो बताए ना कि जब सामने वाला एक कनिंग हो, सामने वाला एक चतुर हो, सामने वाला किसी भी हथकंडा को अपनाकर अपनी विजय सुनिश्चित करना चाहता हो, तो वैसे लोगों से लड़ने के लिए वैसे नेतृत्व की क्षमता होती, जिसको हम बोलते हैं रियलिस्टिक लीडरशिप, वास्तविक नेतृत्व करता। वहां पर हमें अभाव दिखाई देता है जनजातीय आंदोलन में। ठीक है, फिर अंग्रेज प्रशिक्षित थे, योग्य अधिकारी थे, और उनके तुलना में ये लोग कमजोर साबित होते थे। ठीक है, और दूसरी तरफ अंग्रेज जो पदाधिकारी होते थे, अंग्रेज जो लोग थे, वो लोग योजनाबद्ध तरीके से प्लान्ड वे में इस जनजातीय विद्रोहों का दमन करने में सफल रहे। ठीक है, तो ये दूसरी तरफ प्लान्ड था, आधुनिक थे, योग्य अधिकारी थे, शिक्षित प्रशिक्षित लोग थे, तो किस प्रकार से हमें आंदोलन को दबाना है, उस विद्या में, उस कला में लोग महारत हासिल किए हुए थे। ठीक है, तीसरा है कि ये जो लड़ाई का हथियार था वो कैसा था। आदिवासियों के पास मानसिक स्तर पर भी जो चीजें थी वो परंपरागत थी। सामने से पहाड़ में छिपकर ईटा पत्थर से, तीर कमान से, भाला से अटैक करना। ठीक है, तो ये परंपरागत जो हथियार से और परंपरागत सोच से जो युद्ध किया जा रहा था, जो विद्रोह किया जा रहा था, उसका सामना किससे था? वेल ट्रेंड ऑर्गेनाइज्ड आर्मी से था, वेल ट्रेंड एजुकेटेड लीडरशिप से था। यानी कि मैं कह दूं कि आधुनिकता और परंपरा की यहां पर क्लैश था तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिंपली आधुनिकता और परंपरा का कहीं न कहीं एक क्लैश दिखाई देता है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो वेल ट्रेंड हो, जो आधुनिक हथियारों से युक्त हो, जो शिक्षित प्रशिक्षित सेना हो, वो क्या करेगी? परंपरागत लोगों को दबा देगी। तीर कमान से कितना, एक तीर निकालिएगा, चढ़ाइएगा, जितना देर में चलाइएगा उतना देर में एक साथ कई गोली दाग दिए जाएंगे। और इस गोली से तीर लगेगी तो अगर आंख कान नाक में लगे तो शायद आप, या इस पर इस एरिया में लगे तो शायद वो कुछ कारगर साबित हो, नहीं तो पैर में लगेगी, हाथ में, क्या होगा? लेकिन गोली कहां जहां भी लगेगी उसकी मारक क्षमता ज्यादा कारगर होगा। तो इस प्रकार से परंपरागत वे में ये लोग लड़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो ऐसी स्थिति थी जिससे कि इनका दमन होना आसान कार्य था। और यही रीजन है कि इनकी जो जनजातीय विद्रोह के असफलता के कारण है, ये 3 बिंदु महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, ये हम आपको दिखा दिए। आपको सवाल आ सकता है उसमें कि जनजातीय विद्रोह के स्वरूप बताइए, उसके असफलता के कारण बताइए, या उसके कारण एवं उसके असफलता के कारण बताइए, उसके उत्पत्ति के कारण या और उसके असफलता के परिस्थिति को दर्शाइए, कारण को बताइए। कहीं से भी सवाल आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग फुल फ्लेज में पढ़ते हुए यहां तक पहुंचे कि
जनजातीय विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वो हो जाता है कि जनजातीय विद्रोह नीचे से उभरता हुआ सबाल्टन अवधारणा को लिए हुआ था। कैसे? ठीक है, जनजातीय विद्रोह नीचे से उभरता हुआ विद्रोह का अभिव्यक्ति है या सबाल्टन हिस्ट्री के अभिलेखन का एक अभिव्यक्ति है। कैसे? ये आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे नीचे से उभरते हुए इतिहास के अध्ययन के रूप में इसको देखा जाना चाहिए, जिसको मैं सबाल्टन कर रहा हूं। ठीक है, जिसको मैं सबाल्टन इतिहास लेखन भी कहते हैं। नीचे से उभरता हुआ विद्रोह के इतिहास लेखन के रूप में सबाल्टन इतिहास लेखन भी इसको कहते हैं। अगर ये टर्मिनोलॉजी आ जाए सबाल्टन, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक, ये भी शब्द आ सकता है। तो ये कैसे इतिहास लेखन में थोड़ा बहुत मैं इसके महत्व में चर्चा किया हूं, लेकिन आज सुन लीजिए, एक इंडिविजुअल भी ये आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कहीं पर भी इसको चिपकाया जा सकता है क्वेश्चन में। ठीक, देखिए इतिहास लेखन में 4 धाराएं हैं। एक साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, ठीक है, जिसको अंग्रेज वेस्टर्न हिस्टोरियन प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे डब्ल्यू स्मिथ, मिल, ठीक है, मैक्स मुलर एक्सेट्रा, ये लोग हैं। दूसरी तरफ उनके प्रतिक्रिया में एक वर्ग आया जिसको हम कहते हैं राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, जैसे जिसमें आते हैं ए.एल. वासम, नीलकंठ शास्त्री, डी.डी. कौशाम्बी, के.पी. जायसवाल, बहुत से लोग हैं। तो ये लोग आते हैं। तीसरा एक आया मार्क्सवादी इतिहास लेखन, ठीक, और चौथा अब जाकर आधुनिक काल में एक आया है सबाल्टन इतिहास लेखन, जो जनजातीय विद्रोह से जुड़ा हुआ है। तो यहां से भी आपको सवाल उठाए जा सकते हैं। ठीक है, सबाल्टन इतिहास लेखन में समझिए क्या है। सबाल्टन इतिहास लेखन का मतलब है नीचे से उभरते हुए इतिहास के अध्ययन के रूप में देखा जाना। नीचे से उभरते हुए, नीचे से उभरते हुए इतिहास के अध्ययन। ठीक है, इतिहास के अध्ययन। अब इसमें क्या है कि इस इतिहास लेखन के धारा का प्रतिनिधित्व रंजीत गुहा, ठीक है, ज्ञान पांडे, प्रोफेसर सयानी इत्यादि लोग करते हैं। इसके केंद्र बिंदु में यह है कि इन लोगों का यह कहना है कि जो इतिहास का लेखन किया गया है, जो इतिहास लिखा गया है, वो मूलतः भारत में खास करके और हर जगह वो कुलीन वर्ग का इतिहास है। कुलीन वर्ग का इतिहास है। ठीक है, किसका है? बड़े बड़े लोगों का इतिहास में स्थान दिया गया है। कोई भी आंदोलन हुआ तो उसमें, मान लीजिए राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में है, तो जब राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, कोई भी आंदोलन उठा लीजिए या जो भी घटनाक्रम बढ़ा, तो उसमें 4-6 राष्ट्रवादी जो लीडर हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको और कुछ परिस्थितियां नगरों और शहरों के ही विषय में उसमें वर्णन होता था। तो इस जो वर्ग का वर्णन होता था, तो ये लोग जो थे इसके अगेंस्ट में एक विचारधारा लेकर आए, जिसको सबाल्टन हिस्टोग्राफी कहा जाता है। और ये जायज भी है, बहुत तार्किक है। जैसे इन लोगों का ये कहना था कि कोई भी घटनाक्रम हुआ है या विद्रोह हुआ है,
जिसमें हर में राष्ट्रवाद का पुट है और राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति हमें दिखाई देती है। ठीक है, हमें राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दिखाई देती है और जिसकी अभिव्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रवाद के लिए था, लेकिन उसको उस प्रकार से महत्व नहीं मिला है। उसी क्रम में विभिन्न क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में, जंगली एरिया में जो विभिन्न जनजातीय आंदोलन हुआ, जातीय आंदोलन हुआ, किसान का आंदोलन हुआ, मजदूरों का जो आंदोलन हुआ, उसको इन लोगों ने अपने इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण केंद्रीय विषय बनाकर इतिहास को लिखने का कार्य किया है। ठीक है, यही इतिहास सबाल्टर्न हिस्ट्री है, इतिहास को नीचे की तरफ से देखने का दृष्टिकोण है। इसमें इन लोगों ने कहा कि जो मान लीजिए जनजातीय विद्रोह है, तो विद्रोहों का एक श्रृंखला है। इसी का अंतिम परिणति आप ये भी देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति होती है, किसान आंदोलन है, मजदूर आंदोलन है। इनका भी राष्ट्रीय आंदोलन में, देश के निर्माण में कम योगदान नहीं है, लेकिन अभी तक के इतिहास लेखन में इसको कम महत्व मिलता था। तो इसीलिए इनका जो योगदान है वो राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए और राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भी कहीं से भी कम योगदान नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की अवधारणा को लेकर ये लोग आए और इतिहास लिखे और जनजातीय आंदोलन को भी ये लोग शामिल किए और इसमें बोले कि ये नीचे से उभरता हुआ इतिहास लेखन की एक धारा है। ठीक है, तो अगर आपसे कहीं भी ये क्वेश्चन फिट कर दिया जाए तो आपको घबराना नहीं है। ये इसका यही कॉन्सेप्ट है और इसी में इसको कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन। मान लीजिए कारण बताइए और नीचे से उभरते हुए इतिहास लेखन के रूप में इसको कैसे देखते हैं, तो आपको यही चीज लिखना होगा। बहुत से लोग घबरा जाएंगे कि सुने ही नहीं, किताब में तो है नहीं, तो कैसे किया जाए सर। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको आपको समझ लेना होगा, इसके साथ फिट कर देना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब एक चीज और बचता है इसके पहलू में जो हम लोग देख लेंगे कि अब विभिन्न जनजातीय विद्रोह, ठीक है, तो उसको भी देख लिया जाएगा। ठीक है, अब हम ये पूरा जितना भी टॉपिक है इसको जनजातीय विद्रोह का चैप्टर हम कंप्लीट कर लिए। किसी भी पहलू से, किसी भी एंगल से, कहीं से भी क्वेश्चन आए हम इसको कर लेंगे। आप लोगों को अगर जो कुछ विद्रोह है उसका भी एक क्लास लेकर पूरा कर दिया जाएगा। तो हो सके मुंडा विद्रोह पूछ दे, तेभागा विद्रोह पूछ दे, संथाल विद्रोह कारण परिणाम पूछ दे। ठीक है, तो इसको भी देखना है। ठीक, उसके बाद से अब हम नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं। अब नेक्स्ट पहलू पर हम लोग क्लास लेंगे। ठीक है, ओके।